हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोगों ने जनरल स्टडीज का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इस समय कर रहे हैं प्रैक्टिस। जी हाँ, ये प्रैक्टिस है, स्पेशल प्रैक्टिस, यानी बिल्कुल आपको आपके एग्जाम के पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को और उन शामिल करते हुए और उस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर सुबह 7 बजे प्राप्त होती है। तो अगर आप जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी जैसे एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है। ऐप जो है आप प्ले स्टोर से या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम से सर्च कर लें, या फिर आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको आपके जीएस के लिए कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए भैया, शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की यात्रा को। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? ये देखो, एलटी ग्रेड 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इन विच ईयर डिड कादम्बिनी गांगुली द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस द कांग्रेस सेशन? देखो यहाँ पर 1890 यानी 1890, 1885, 1900 और 1885 में, ठीक 95 में। आपको भैया आंसर करना है यहाँ पर कौन सही विकल्प है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका 1890 में, 1890 में। ठीक है, आप जानते हैं कादम्बिनी गांगुली जो है और चंद्रमुखी बसु ब्रिटिश साम्राज्य के कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1833 में, कब 1883 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली 2 महिला में से एक थी। कौन? ये कादम्बिनी। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली जी, ये और चंद्रमुखी बसु, ये दोनों जो है ब्रिटिश साम्राज्य के कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1883 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने 1890 में कलकत्ता, जो वर्तमान कोलकाता के नाम से जाना जाता है, आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन को उन्होंने संबोधित किया था। और कांग्रेस के मंच से किसी महिला द्वारा दिया गया यह पहला संबोधन था जिसे भारत के राष्ट्रीय जो है राजनीतिक आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, इसके अतिरिक्त कादम्बिनी गांगुली दक्षिण एशिया की पहली ऐसी महिला चिकित्सकों में से थी जिन्होंने पश्चिमी चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त किया था भैया। ठीक है, चलो आगे देखो, ये अगला क्वेश्चन है आपके आरओ 2025। मेरे भाई, बार बार मैं कहता हूँ कि आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ना पता हो मेरे बताने की बात करिए आंसर, लेकिन आंसर जरूर करिए। पहली चीज़, इससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद होंगी। दूसरी चीज़ ये समझिए कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसी के आधार पर, आप देखिए रिसेंट के जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझने में आपको बहुत आसानी होती है। अभी आप देखिए, आपके जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम, एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ, आपके आरओ का एग्जाम हुआ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। ये एग्जाम के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पैटर्न समझने में बहुत आसानी होगी कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चन बना रहा है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए इन टॉपिक को मैंने यहाँ पर शामिल किया और इनसे संबंधित फैक्ट को मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप इन फैक्ट को ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट से आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। देखिए यहाँ पर भारत में जो है 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक रहा? इन 2023 विच स्टेट, मतलब 23-24 विच स्टेट वाज द लीडिंग प्रोसीजर ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया? ठीक है, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको बताना भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है यूपी अपना, जहाँ पर हम लोग हैं। ठीक है, ये है भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है लगातार अग्रणी राज्य बना हुआ है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार गेहूं, ठीक है, गन्ना और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का इसमें पहला स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो है अत्यंत उपजाऊ गंगा यमुना दोआब और भूमि राज्य का विस्तृत सिंचाई नेटवर्क, नहरें और नलकूप के माध्यम से, ठीक है, इस बड़े पैमाने पर कृषि के सर्वाधिक अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आधारी बीज यानी फाउंडेशन शेड पर प्रयुक्त टैग का रंग आपको बताना है, टैग का रंग। ठीक है, द कलर ऑफ टैग यूज ऑन फाउंडेशन शेड। ये देखो, जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, पीला, लाल, नीला और सफ़ेद। तो हालांकि ये आप देख ही रहे हैं
तो चित्र के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए, इसीलिए इस टाइप की पीपीटी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई। इन वीडियोज़ को बहुत बहुत मेहनत करके बनाया जाता है, ठीक है। कम से कम मैं आपको इतना तो नहीं बता सकता कि आप समझ जाएं, लेकिन आप महसूस ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है ये है भैया सफ़ेद वाला, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। भारत में बीज प्रमाणीकरण यानी सीड सर्टिफिकेशन प्रणाली के अंतर्गत किसानों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के बीजों को जो है पहचानने हेतु तो अलग अलग रंग के टैग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आधारी बीज यानी फाउंडेशन सीड के लिए आधिकारिक रूप से सफ़ेद रंग के टैग का जो है निर्धारित किया गया, जो इस बीज की शुद्धता को दर्शाता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज किसान मित्र योजना स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश? देखिए 18 अगस्त 2001, 18 अगस्त 2010, 18 जून 2001, 18 जून 2010। देखो यहाँ पर कितना सुंदर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखें आरो 2025 का क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 18 जून 2001, ये वाला आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र, देखो यूपी स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए आपको इस तरीके से, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि अलग से, हालांकि एप्लीकेशन पर दिया जा चुका है क्लास यूपी स्पेशल के, तो अभी तक आप जो है एप्लीकेशन को नहीं एक्सेस कर रहे हैं तो करिए यार, ठीक है। बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब अगर हम बात करूँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए किसान मित्र योजना का शुभारंभ 18 जून 2001 को किया गया, ठीक है। इस दूरदर्शी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम तकनीकी जानकारी, नई सरकारी योजनाओं और उन्नत पद्धतियों से सीधे अवगत कराना था, ठीक है। इसके तहत क्या है, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसान मित्र की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, जो कृषि विभाग और किसानों के बीच एक मतलब सेतु का काम करते थे, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यह है एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन। सूची एक, यह है भैया पर्वतीय दर्रा और यह है अवस्थिति। देखो दर्रा कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए बारालाचा उत्तराखंड, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश, नाथुला हिमाचल प्रदेश, लिखा पानी सिक्किम में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कूट दिया है, इन कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा कूट आपका सही है, ठीक है। अब इसको तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला सी, यानी ये वाला आंसर सी है भैया, ठीक है। ध्यान देना, ए का 3 क्या हो जाएगा? बारालाचा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, बहुत बार हमने बताया। अब उसके बाद अगला नंबर आता है लिपुलेख दर्रा, ये है भैया उत्तराखंड खंड में। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है नाथू का सिक्का, ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ा। और लिपुलेखा जो है लिखा पानी जो दर्रा है ये भैया अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको इस तरीके से देख लीजिए, एक बार फिर से समझिएगा भैया। बारालाचा यह एक महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के जास्का श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है? जास्का श्रेणी में, ठीक है, जो लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है, ठीक है। अब बात आती है लिपुलेख का। लिपुलेख भैया ये है आपका कहाँ पर? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत, चीन और नेपाल की सीमाओं के जंक्शन पर है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो है प्राचीन कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाथुला का। नाथुला भैया यह दर्रा सिक्किम में राज्य में स्थित, जो भारत को चीन के जो है स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से जोड़ता है। यह प्राचीन सिल्क रूट का एक ऐतिहासिक हिस्सा भी है, ठीक है। चलो अब आगे बात करें लिखा पानी। ये भैया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। यह पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो भारत और म्यांमार की सीमा पर सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए चूंकि देखो इनसे ये भी पूछा जाए कि ये किसके किसके राज्यों के बीच में जो है इंपॉर्टेंट है या जो है रूट को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, तो आपको ये समझना है। इसीलिए मैं सारी चीज़ों को दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? देखो यहाँ पर, ये देखो, इन विच ईयर वाज द उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी एस्टेब्लिश? 2011, 2013, 2005, 2007। इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर बताना है फटाक से। देखो आंसर पता हो मेरे भाई लिख देना तुरंत, ठीक है। और हाँ, वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, और अपने दोस्तों में जो आपके जैसे लेक्चरर या इस तरीके के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर भेजा करो यार। ये जो है आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी आदत है। जो चीज़ें जिस चीज़ों से आपको लाभ हो उनके प्रति आपको किताब होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है 2007 मेरे भाई। हम बात करें अगर तो जो है 2007 में उत्तर प्रदेश के कुछ जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उत्पादित जैव कृषि उत्पादों का मानक प्रमाणीकरण करना है, ठीक है। और इसका क्या हुआ?
ये 2007 में इसकी स्थापना की गई है। इस संस्था को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्वतंत्र निकाय के रूप में आकार दिया गया ताकि किसानों को उनके जैविक उत्पादों का उचित मूल्य और वैश्विक मान्यता मिल सके। ठीक है, चलो भैया ये देखो अगला क्वेश्चन, कौन सी मक्खी कपास की नासी जीव यानी पेस्ट है। ठीक है, विच फ्लाइज अब पेस्ट ऑफ कॉटन। एलटी ग्रेड 2025 में क्वेश्चन देखने को मिला भैया। तो सफ़ेद मच्छी, फल मच्छी, साफ्लाई मच्छी, तना मच्छी। ठीक है, तला मक्खी आपको बताना है। तो आपको बताना है तला नहीं तना मक्खी। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो अब ये सफ़ेद तो है ही है भैया, समझ में ही आ गया है। ये देखो इससे आप इस चित्र से अपने आप को विजुअलाइज करके याद रखा करें मेरे भाई। ठीक है, कपास की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख नासी जीव में सफ़ेद मक्खी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जो है बेमिसिया टेबेकी का स्थान सबसे ऊपर आता है। ये सबसे नंबर 1 पर आती है। यह एक अत्यंत हानिकारक रस चूसने वाला कीट है जो कपास के पत्तों की निचली सतह पर भारी संख्या में छिपकर बैठता है और पौधे का रस चूसकर उसे अत्यंत कमजोर कर देता है। ठीक है, चलो भाई ये देखो अगला क्वेश्चन, ये है यूपीपीसीएस 2025 का। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विथ रेफरेंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट शैल बी ऑफ 5 ईयर्स। पंचायती राज संस्थानों में आरक्षित स्थलों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना भैया, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, और केवल 1 आंसर करो फटाक से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर पता होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखते होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है ये है भैया आपका केवल 1। ठीक है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243E कौन 243E के द्वारा क्या है 243E के अनुसार प्रत्येक पंचायत का जी हाँ कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो ये आपका यही वाला ऑप्शन सही है, ये वाला सही नहीं है। चलो आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में सबसे बाहरी जो है रेखा का रंग होता है द कलर ऑफ द आउटर मोस्ट लाइन इन रेनबो। ठीक है, आंसर करना है लाल, नीला, बैगनी, पीला और आपको बताना है लाल, नीला, पीला। ठीक है, ये देखो जीआईसी एलटी ग्रेड 2025 में, और ये क्वेश्चन रंगों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इसी से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टॉपिक को पकड़ करके उससे संबंधित अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको जैसे एलटी ग्रेड में जैसे दिया गया वैसे ही आपको यहाँ पर दिया जा सकता है। इसीलिए ये जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं ना, इनसे संबंधित जो मैं फैक्ट डिस्कस करता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी जीएस बहुत ब्रॉड है यार, कितना पढ़ोगे। ठीक है, बस अब उसको हम स्मार्टली ही कवर कर सकते हैं। इसमें जो सही आप जानते हैं वेबग्योर इसका वो होता है, तो सबसे लास्ट में क्या आता है आर आता है यानी रेड आता है और यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा लाल। ठीक है, अगर हम बात करें प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण आसमान में तब होता है जब सूर्य का श्वेत प्रकाश बारिश की छोटी बूंदों द्वारा अपवर्तित यानी जो है रिफ्रैक्टेड जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अंत में फिर से अपवर्तित होता है। ठीक है, प्रकाश के इस विक्षेपण की प्रक्रिया में लाल रंग का सबसे कम मुड़ता है और बैगनी रंग का जो है प्रकाश सबसे अधिक मुड़ता है। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ गया और ये लाल कम मुड़ा, तो इस तरीके से ये बन जाता है, इसीलिए वेबग्योर बनाया भी गया है। ठीक है, चलो भाई हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला, मेरे भाई ध्यान देना, पुष्कर कुंभ मेला नाम दिया गया है। ठीक है, का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्यों में किया गया। पुष्कर कुंभ मेला 2025 वाज हेल्ड इन मई 2025 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देखो यहाँ पर ये यूपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 2 3 केवल 3 केवल 1, तो इसमें जो सही विकल्प है उसको आपको आंसर करना है। देखो अब आपको यहाँ पर दिया गया है, कंफ्यूज किया जा सकता है, ये भी आपको सही लगेगा कि यार राजस्थान होगा क्योंकि पुष्कर मेला वहीं लगता है, लेकिन पुष्कर कुंभ मेला 2025 की बात कर रहा, तो ये भैया है केवल 3। जी हाँ, क्या उत्तराखंड, क्या है सही विकल्प उत्तराखंड है। ठीक है, मैंने इसको बहुत जो है चीज़ों को समझ करके ये देखिए इन क्वेश्चन को शामिल किया गया है। मई 2025 में पुष्कर मेला राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। यह दुर्लभ और अत्यंत पवित्र धार्मिक आयोजन है जो 12 वर्षों के अंतराल के बाद 15 से 26 मई 2025 तक उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत के प्रथम गांव माड़ा स्थित केशव प्रयाग पर हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब देवगुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तब इस कुंभ का आयोजन होता है और इस मेले में
विशेष रूप से दक्षिण भारत के वैष्णव संप्रदाय के साधु संत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं भैया। ठीक है, चलो भैया आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, के लेखक कौन है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। पंकज मिश्रा, अरुंधति राय, शशि थरूर और चेतन जो है भगत। क्योंकि एलटी ग्रेड 2025 का एक क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन, जो कि मैंने जब जीएस का आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन कवर किया तो उसमें बहुत सारे इन किताबों को मैंने बताया हुआ है, तो आप उसको तैयार रखें। ठीक है, अब देखो पंकज मिश्रा इसके सही जो है सही विकल्प है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा हाल ही में के समय में प्रकाशित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जो है विचारोत्तेजक समसामयिक रचना है, जो मध्य पूर्व के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रकाश डालती है। इसके लेखक प्रख्यात भारतीय निबंधकार और उपन्यासकार पंकज मिश्रा जी हैं, जो अपने विभाग भू राजनीतिक विश्लेषकों और पश्चिमी साम्राज्यवाद पर अपनी पैनी लेखनी के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स जो है ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको बताना है, देखो ये यूपीपीसीएस 2025 का बहुत मार्जिन है, बहुत दिमाग से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो अच्छे से आप देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और ये बहुत सत्य है। ठीक है, तो लेकिन उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो डायरेक्टली जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त होता है, और नियुक्ति के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है सदस्य हो, तभी जाकर के वो बन सकता है। जैसे ओम बिरला जी हैं, अगर आप देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के सदस्य भी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या है? ओनली वन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर विकल्प सही है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? एलटी ग्रेड 2025 में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान देना है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है आपको उसको बताना है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा जो है मेड? अनुच्छेद 221, 331, 139, 121। आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अनुच्छेद 331। ठीक है, ये है आर्टिकल 331, ये है आपका सही विकल्प। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 331, ठीक है, के तहत लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को सदन में नामित कर सकता है। ठीक है, तो इसको आपको इतना समझना चाहिए। इसी के समानांतर राज्य की विधानसभाओं में इस समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए 1 सदस्य को नामित करने का अधिकार राज्यपाल को है, और ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। तो ये अनुच्छेद भैया याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस ऑफ सिल्वर आर्टिकल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? चांदी की वस्तुएं हवा में संपर्क के आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। देखो यहाँ पर केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2 और 1। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया 1 व 2 दोनों। ठीक है, ये है आपका बोथ 1 एंड 2। ठीक है, हालांकि ये और ये दोनों सही है, इतना जल्दी काला नहीं होता भैया, ठीक है, लेकिन काला हो जाता है। यह दैनिक जीवन का एक बहुत ही सामान्य रासायनिक अवलोकन है। जब शुद्ध शादी नहीं चांदी, जब शुद्ध चांदी या चांदी से बनी वस्तुएं जैसे आभूषण या बर्तन को लंबे समय तक हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है और वे काली होने लगती हैं। ठीक है, यह रासायनिक प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में संक्षारण या टार्निशिंग कहा जाता है। चांदी हवा में मौजूद अत्यंत कम मात्रा वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ बहुत धीमी जो है गति से प्रतिक्रिया करती है। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? पर्वतीय वन, चिनार, तटीय व दलदली वन, सुंदरी वृक्ष, उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन, खजूर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीशम। तो
आप देखो यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एल्टीग्रेड 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, तो आप इसके लिए तैयार रहें। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है आपका सी आंसर, ये आपका सही विकल्प है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन खजूर नहीं होता है। ठीक है, आप जानते हैं पर्वतीय वन चिनार ये सही है, अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं जिन्हें चिनार एक बेहद प्रमुख और सांस्कृतिक रूप से जो है प्रसिद्ध वृक्ष है। ठीक है, अगर हम बात करें तटीय व दलदली वन जो कि सुंदरी वन के नाम से, इसमें आमतौर पर मैग्रोव वन भी कहा जाता है। ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के सुंदरबन डेल्टा जैसे दलदली क्षेत्रों में उगता है। सुंदरी वृक्ष इन वनों की सबसे विशिष्ट प्रजाति है। ठीक है, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भी आप देखें शीशम है, लेकिन ये वाला जो है भैया ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इन वनों में यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ रबड़, महोगनी, आबनूस जैसे सदा हरे रहने वाले पेड़ पौधे होते हैं। खजूर मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में आता है। ठीक है, यह शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसे आप जानते हैं कहाँ जो है सऊदी अरब में, वहाँ ज़्यादा खजूर वजूर पाया जाता है, तो ना भारी वर्षा वाले सदाबहार वनों की ये जो है पाए जाते हैं। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर है सलखान जीवाश्म पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सलखान फॉसिल्स। यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, दिस फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह जीवाश्म पार्क आधिकारिक तौर पर रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। दिस फॉसिल पार्क इज ऑफिशियली नोन एज रॉबर्ट्सगंज फॉसिल पार्क। चित्रकूट, यहाँ पर देखें सही कूट आपको बताना है भैया, सही कूट आपको चयन करना है, केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना ही दो, और एक और दो दोनों। ठीक है, ये आंसर आपको देना है। जैसी एल्टीग्रेड 2025 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है केवल एक, ये वाला आंसर आपका सही है। यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, और जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित यह अद्वितीय भौगोलिक स्थल है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निषेधक तत्व पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा है, किसने कहा था इसको? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द पायस जो है एस्पिरेशन ऑफ द वर्चुअस। हु सेड दिस? केसी व्हीलर, आइवर जेनिंग, लॉर्ड एक्टन, हाँ ग्रैडविल ऑस्टिन। आंसर करना है आपको यहाँ पर सही विकल्प। जो हमारे संविधान के विषय में ये बात कही गई है, किसके द्वारा कही गई है, इसको आपको ध्यान देना है। ये कहानी वही ये कही गई है आइवर जेनिंग साहब के द्वारा। किसके द्वारा? आइवर जेनिंग। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य के निदेशक तत्वों की उनकी प्रकृति और न्यायालय द्वारा लागू ना किया जा सकने के कारण विभिन्न राजनीतिक विद्वानों द्वारा अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं। और प्रसिद्ध जो ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ सर आइवर जेनिंग ने इस निर्देशक मतलब इन निदेशक तत्वों की गहरी आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उन्हें पूर्णात्मक लोगों की पवित्र आकांक्षाएं कहा है। चलो ये देखो, एक तांबे के तार जिसकी लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 मिलीमीटर है, तो पिघलाकर एक गोला बनाया गया। इस गोले की त्रिज्या आपको सेंटीमीटर में क्या हो गई बताओ भाई। ये देखो यहाँ पर एक कॉपर वायर लेंथ 36 mm एंड डायमीटर जो है 2 mm इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इन सेंटीमीटर? देखो ये है आपका जीआईसी एल्टीग्रेड का मैथ का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, आपको सही आंसर बताना है। इसमें जो सही विकल्प है वो है भैया 3, ये आपका सही आंसर। अपना जोड़ते घटाते रहिएगा। देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन, राज्यसभा के में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर टू द राज्यसभा। इनको साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, इनको विज्ञान कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। दिस शुड हैव स्पेशल नॉलेज ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, ये देखो भैया केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, आपको आंसर करना है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका क्या है? सही विकल्प है सी आंसर। ठीक है, 1 व 2 दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों विकल्प आपके यहाँ पर सही होते हैं। ठीक है, चलो भैया, किस राज्य के ने नीति निदेशक के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत सूचकांक 2020-21 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। विच स्टेट हैज
जो है सिक्योर द टॉप पोजीशन इन नीति आयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG इन इंडिया 2021 मतलब 2021 एलटी ग्रेड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। हरियाणा, तमिलनाडु, जो है केरल और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये देखो भैया सही विकल्प यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है आपका क्या, केरल। ठीक है, केरल। अब आप देख लीजिए, केरल भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक यानी नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 के देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति का जो है समग्र मूल्यांकन किया गया था। इस महत्वपूर्ण सूचकांक के तीसरे संस्करण में दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने 100 में से 75 अंकों के शानदार स्कोर के साथ पूरे देश में प्रथम या सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलो भाई ध्यान रखना, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यह है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विथ रेफरेंस ऑफ द सीट रिजर्वेशन ऑफ फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343D3 में किया गया है। ठीक है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा को समाप्ति पर प्रभावी होगा। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। आंसर करो। यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ओनली वन। क्या है, केवल एक। ये आए आपका सही विकल्प। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 1992 के थ्रू माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243D3 यानी ये वाला स्पष्ट रूप से जो है यह प्रावधान करता है कि पंचायतों में प्रत्यक्ष चुनाव जो है भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, चलो भैया आगे देखो। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दी गई। मेरे भाई अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है। अंडर विच आर्टिकल हैज़ द राइट टू प्राइवेसी बीन रिकॉग्नाइज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर अनुच्छेद 22, 19, 20 और 21। देखो ये क्वेश्चन फिर आपके जैसे एलटी ग्रेड में देखा गया। इसीलिए जो अनुच्छेद है ना उनको मैंने बिल्कुल अलग अलग करके रख दिया है और वो बहुत सहज तरीके से आप संविधान वाला पोर्शन उसको जरूर पढ़िए। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया अनुच्छेद 21 यानी 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यह ऐतिहासिक निर्णय 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की जो है संविधान पीठ ने जस्टिस KS पुट्टास्वामी नाम भारत संघ मामले में सर्वसम्मत से दिया है। चलो भाई ये देखो अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए जो है कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर देना है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर बायोस्फीयर जो है रिजर्व नोकरेक, ठीक है, उत्तराखंड, अगस्त्यामलई अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी केरल, दिबांग मेघालय। इस तरीके से है भैया, इनको आपको जो है सुमेलित करना है। ये कूट है, ये देखो यहाँ पर, और इन कूट के माध्यम से आपको इसको सुमेलित करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पहला वाला। ठीक है, ये वाला 4, 1 का 4। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये है 1 का 4 वाला आंसर। ठीक है, उसके बाद बी का 3 वाला आंसर। ठीक है, उसके बाद सी का 1 वाला आंसर। ठीक है, उसके बाद डी का ये वाला आंसर। देखो एक बार समझिएगा मेरे भाई, ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व है जो नोकरेक, ये कहाँ पर है, मेघालय में है। नोकरेक एक जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की गारो पहाड़ियों स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, गारो पहाड़ियों में स्थित। यह रेड पांडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम बात करें अगस्त्यामलई का, ये अगस्त्यामलई भैया कहाँ पर है, केरल में। मलई इस तरीके का कहाँ पर, केरल में होता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर पर स्थित जो मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, चल अब उसके बाद अगर हम करें नंदा देवी भैया कहाँ पर है, ये है आपका, ये उत्तराखंड में है, जो विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में राज्य में हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दिबांग, ये सब जानते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का जो है चाइनीज, यह विशाल और जैव विविधता से समृद्ध आरक्षित क्षेत्र पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश
राज्य में स्थित है। ठीक है, ये निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ठीक है, सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। ठीक है, आंसर करो भाई, कहाँ पर कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो ये है आपका सही विकल्प सतलज। ठीक है, दी गई जो ये चारों नदियां हैं, इनमें सतलज का उद्गम जो है भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर। सतलज नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित राकसताल, कहाँ पर? राकसताल में इस जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, बाकी और अन्य तीनों का जो है भारत में ही है। चलो भाई आगे देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द कोयली पेट्रोलियम रिफाइनरी लोकेटेड? असम, केरल, जो है गुजरात और कर्नाटक। आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका क्या? गुजरात। जी हाँ, गुजरात, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला, भारत के गुजरात राज्य में जो बड़ौदा के पास में स्थित है, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस रिफाइनरी की स्थापना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOCL द्वारा सोवियत संघ की तकनीकी सहायता से की गई। इसे मुख्य रूप से गुजरात के अंकलेश्वर और खंभात क्षेत्रों में से निकाले गए स्वदेशी कच्चे क्षेत्र को परिष्कृत करने के उद्देश्य से 1965 में शुरू किया गया था। कब? 1965 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, देखना। निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कई बार देखे भी हुए हैं, तो इसके लिए इसको आप देखते जाओ भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ ग्रेट सर्किल ऑन द ग्लोब एलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियन? यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री। आंसर करना है भैया। ये देखो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो है आपका 180 डिग्री, ये है आपका। ठीक है, ये वाला आप अगर देखें तो प्रधान यामोत्तर की बात कर रहा है, ये वाली है। ये तो अक्षांश है वाले भैया, एक अक्षांश है, ये देशांतर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। प्रधान यामोत्तर ग्लोब 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। बृहद वृत्त वह वृत्त होता है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है। कोई भी देशांतर रेखा अकेले वृत्त नहीं बनाती है, बल्कि वह अपने ठीक विपरीत स्थिति में देशांतर की रेखा के साथ, यानी भाई जाहिर सी बात है पीछे वाले के साथ में, और 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर के ठीक विपरीत या दूसरी ओर 180 देशांतर रेखा होती है, जिसके सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है। 0 डिग्री से 180 की देशांतर रेखाएं मिलकर पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण और सटीक वृत्त का निर्माण करती हैं भैया। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाटा जो है मेटामार्फोसिस रॉक? संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, सिस्ट। आंसर करो सही विकल्प। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका ग्रेनाइट। जी हाँ, ग्रेनाइट ये आपका सही विकल्प है। ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, बल्कि यह एक अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का प्रमुख उदाहरण है, जो मैग्मा के से जो है धीरे धीरे ठंडा होने से, मानी मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। संगमरमर, चूना पत्थर, अगर हम बात करें ये जो है संगमरमर जो है चूना पत्थर नामक अवसादी चट्टानों के, अगर हम बात करें संगमरमर का, तो ये भैया चूना पत्थर नामक अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनता है। अगर हम क्वार्टजाइट की बात करें, चूँकि अलग अलग भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए ध्यान रखिए भैया। क्वार्टजाइट का बात करें तो बलुआ पत्थर के रूपांतरण से नियुक्त एक अत्यंत कठोर मेटामार्फिक चट्टान है। ठीक है, अगर हम सिस्ट की बात करें तो यह भी एक रूपांतरित चट्टान है, जो मुख्य रूप से फाइलाइट या सेल चट्टानों के उच्च स्तरीय रूपांतरण से बनती है। चलो, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन स्टील प्रोडक्शन इन वर्ल्ड? ठीक है, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। आंसर करना है। देखो यहाँ पर सही विकल्प है भैया क्या? दूसरा स्थान। क्या है? दूसरा स्थान, ये वाला सेकेंड स्थान। हम आप देखें ये क्वेश्चन देखो 2014 में पूछा गया है, तो परंतु वर्तमान वैश्विक आंकड़ों के अनुसार भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, भारत ने कुछ वर्ष पूर्व ही जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व इस्पात उत्पादन में यह दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उस समय तो भाई तीसरे पर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब चूंकि वर्तमान में आपको आंसर करना होगा, तो इसलिए इसको जानते रहिए। इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में पहला निर्विवाद स्थान जो है किसका है? चीन का है। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे? जनरली द डेप्थ ऑफ द सी इज मेजर फीट, फैदम,
और मीटर समुद्री मील। देखो इंपॉर्टेंट है भाई आंसर करना। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है फायदम। किससे? फायदम। ठीक है। अब अगर हम बात करें नौवहन यानी नेविगेशन और समुद्र विज्ञान में जल का समुद्र की गहराई मापने के लिए पारंपरिक रूप से जिस मापन इकाई का उपयोग किया जाता है उसे फैदम कहा जाता है। ठीक है। इस अगर हम बात करें एक फैदम की लंबाई का, तो एक फैदम की लंबाई भैया 6 फीट होती है। कितनी? 6 फीट, 1.8288 मीटर। ठीक है कि में होती है। चलो इतना आपको जानना चाहिए। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज द स्टेथोस्कोप यूज बाय डॉक्टर वर्क? व्यक्तिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। इंपॉर्टेंट है भैया। ये देखो ये डॉक्टर साहब जो टाइम लगा कर बैठते हैं ना, यही वाला आप देखो, ये है परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन पर काम करता है। स्टेथोस्कोप एक आवश्यक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली ध्वनियों जैसे हृदय की जो है धड़कन या फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किया जाता है। यह उपकरण मुख्य रूप से ध्वनि के बहुल परावर्तन के भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को मरीज के शरीर पर जो है रखता है तो शरीर की धमनियां जो है मतलब जो ध्वनियां होती हैं उसमें प्रवेश करते हैं और रबर को ट्यूब के अंदर बार बार टकराते हैं। चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर लैपटॉप में प्रयुक्त एलसीडी का पूर्ण रूप क्या हुआ? ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी यूज इन लैपटॉप? लॉन्ग कंट्रोल मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लैपटॉप क्लियर डिस्प्ले मॉनिटर, लॉन्ग साइक्लिक डिजिटल मॉनिटर। आंसर करना है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये देखो ये है आपका सही विकल्प। ठीक है। चलो देखो माँ द्वारा बच्चे को गले लगाने या चूमने पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बहुत बार हम लोगों ने देखा है। अब आपको बता देना भैया विच हार्मोन इज जो है जैसे क्रिएटेड व्हेन अ मदर हग और किसेस हर चाइल्ड? इंसुलिन, नॉर एड्रिनलिन और पुट को दीपक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं ऑक्सीटोसिन, और इसी से दूध का स्राव ही होता है। ऑक्सीटोसिन जो को वैज्ञानिक और आम भाषा में अक्सर लव हार्मोन क्या कहा जाता है? प्रेम का हार्मोन। ठीक है, या कडल हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त प्रभाव में स्रावित किया जाता है। चलो भैया आगे देखो। मानव गुर्दे में पथरी किसके कारण बनती है? व्हाट काजेस स्टोन टू फॉर्म इन द ह्यूमन किडनी? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। आंसर करना सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट ये है आपका सही विकल्प। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो मानव शरीर के गुर्दे में बनने वाली पथरी को चिकित्सा विज्ञान में जो है नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। अधिकांश गुर्दे की जो पथरियां जो है लगभग 80% मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट नामक रासायनिक यौगिक के जमाव के कारण बनती है। जब मूत्र में तरल पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है और कैल्शियम ऑक्सलेट जो है और यूरिक एसिड जैसे पदार्थों का केंद्रण बढ़ जाता है तो ये रसायन आपस में जुड़कर कठोर क्रिस्टल या पथरी का रूप ले लेते हैं। ठीक है। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? 22 जून, 1 दिसंबर, 28 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। आंसर करो भाई। देखो अब आपका जो सही विकल्प है वो है भैया 28 फरवरी। मेरे भाई ये आप आंसर 28 फरवरी याद रखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है बड़े उत्साह के साथ। इस दिन भारतीय विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई रमन प्रभाव की ऐतिहासिक खोज को चिन्हित करते हुए मनाया जाता है। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन, BIFR यानी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण, स्टॉक एक्सचेंज, खाद्य नियंत्रण, विदेशी व्यापार नियंत्रण। आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है रुग्ण औद्योगिक इकाइयाँ यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। यहाँ पर BIFR का पूर्ण रूप जो है अगर हम बात करें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल जो है रिकंस्ट्रक्शन है। भारत सरकार द्वारा इस संस्था की स्थापना 1987 में कब 1987 में किया गया था। सिंक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट
1985 के प्रावधानों के थ्रू, ठीक है, ये किया गया था। चलो भाई आगे देखो, यह है आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? विच सिस्टम इज एडाप्टेड बाय आरबीआई फॉर नोट इश्यू? न्यूनतम कोष प्रणाली, अनुपातिक कोष प्रणाली, दोनों और नोट में से कोई नहीं। आंसर करो यहाँ पर। देखो जो सही विकल्प है वो है आपका क्या? न्यूनतम कोष प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यह है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यह आपका सही विकल्प है, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में मुद्रा छापने और जारी करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली का पालन करना, इस प्रणाली को भारत में वर्ष 1956 कब 1956 में जो है अपनाया गया, जिसने इसके पहले चलन में रही अनुपातिक रिजर्व प्रणाली का स्थान लिया। इस प्रणाली के सख्त नियमों के अनुसार नए नोट छापने के लिए आरबीआई को अपने पास हमेशा कम से कम हमेशा 200 करोड़ रुपए का मूल्य का सुरक्षित भंडार अनिवार्य रूप से रखना होता है। चलो आगे देखो भैया, इसी तरीके से निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल रीजन इज नॉट करेक्टली मैच? दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्रवन, ठीक है, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वन, कच्छ कारण घास प्रदेश और पूर्वी दक्कन पठार आर्द्रवन। इंपॉर्टेंट है आंसर करना, ठीक है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका डी यानी पूर्वी दक्कन पठार। क्या है? पूर्वी दक्कन पठार, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। पूर्वी दक्कन पठार आर्द्रवन नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्वी दक्कन पठार का, तो यह एक वृक्ष छाया क्षेत्र है और अपेक्षाकृत शुष्क इलाका है। यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ना कि आर्द्र वन। बाकी तीनों सही है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, किसान विकास पत्र यानी KVP के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग किसान विकास पत्र? पैन अनिवार्य है, ब्याज कर मुक्त है, लॉक इन पीरियड जो है 6 वर्ष अवधि है, निजी लेखा यानी इन प्राइवेट अकाउंट। देखो यहाँ पर क्या इसमें कथन में सही है, आपको देना है आंसर। देखिए यहाँ पर जो सही है वो है भैया पैन अनिवार्य है, ठीक है। ये आपको जानना है कि किसान विकास फंड यानी KVP भारत सरकार भारतीय डाक यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित एक बेहद लोकप्रिय सुरक्षित बचत योजना है जो निवेश की गई राशि को एक निश्चित अवधि में दोगुना करने की गारंटी देता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF? कंचन चौधरी, सोनाली मिश्रा और रश्मि शुक्ला जो है इदा शीशा नोग्रों। आंसर करो। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ये मिश्रा जी, सोनाली मिश्रा जी, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सही है। आप आगे बढ़ते हैं भैया आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। इफ्को के नए MD और CEO कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ इफ्को? रोहित वर्मा, राकेश भूटानी और KJ पटेल, अमरवीर सिंह, ठीक है। आंसर करो यहाँ पर सही विकल्प। तो देखें जो सही विकल्प है भैया वो है KJ पटेल साहब, ये आपका सही विकल्प है, ठीक है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक नेतृत्व परिवर्तन, विश्व की अग्रणी उर्वरक सहकारी संस्था यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन जो कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने 21 जुलाई या 1 अगस्त 2025 को KJ पटेल साहब को अपना नया प्रबंधक नियुक्त किया। और ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन 40 क्वेश्चन को देखे जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और उम्मीद करते हैं अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आप निश्चित तौर पर अपने करियर को प्रति बहुत सजग हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर चुके होंगे। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से जो है अपना एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है और PDF और टेस्ट को नहीं एक्सेस कर रहे हैं तो तुरंत करिए। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।